हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम आज बात करते हैं जो संविधान पढ़ा रहे थे या राज्य व्यवस्था पढ़ा रहे थे उस आगे के विषय में। हमने कल जो पढ़ा था वो 1861 और 1858 पढ़ा था। 1861 क्या था? 1861 भारत परिषद अधिनियम, इसके दो भी भाग बचे हुए हैं, 1892 और 1909। 1858 क्या था? भारत के लिए अच्छे शासन की शुरुआत या भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1858 था। हम आज बात करने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। आइए शुरू करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 हमने पढ़ा था। जो भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, हमने जो 1861 पढ़ा था उसमें क्या किया गया था? यहाँ पर वृद्धि कर दी गई। क्या वृद्धि कर दी गई कि जो सदस्य वहां पर 6 और 10 थे, यहाँ पर उन सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर कम से कम 10, अधिकतम 16 सदस्य कर दी गई। कितने सदस्य कर दी गई? कम से कम 6, अधिकतम 16 सदस्य कर दी गई। किसमें? विधान परिषद में या कार्यकारी परिषद में, जो बनाई गई थी किसके लिए? वायसराय की सहायता के लिए। कब बनाई गई थी? 1773 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1773। ये क्या था? ये रेगुलेटिंग एक्ट था। उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। इन 4 को घटाकर कब 3 की गई? 1884 में किया गया था। 1784 में किया गया था। और इसके बाद 1833 में क्या किया गया था? इन सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 4 हो गई थी। समझ में आया? फिर 1861 में कितनी हो गई थी? 6 सदस्यों की संख्या कर दी गई थी। 6 या 12 याद है? अब बात करते हैं कि जब 92 आया तब सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? कम से कम 10, अधिकतम 12 सदस्यों की संख्या कर दी गई। अब इससे क्या हुआ कि हमारे देश में पहली बार केंद्रीय विधान परिषद, क्या हुआ कि पहली बार केंद्रीय या प्रांतीय विधान परिषद की संकल्पना आई। प्रांतीय विधान परिषद की संकल्पना आई। केंद्रीय कैसे? जितने वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन राज्यों को केंद्रीय विधान परिषद, तथा जितने राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात है, ऐसे राज्यों को क्या बोला जाता है? प्रांतीय विधान परिषद बोला जाता है। इसकी शुरुआत हुई। लेकिन अब इनको लागू करने के लिए क्या किया गया कि भारत में पहली बार चुनाव व्यवस्था का आयोजन किया गया। क्या किया गया? चुनाव बुलाया गया, चुनाव किया गया या निर्वाचन किया गया। लेकिन किसके लिए? इन 16 सदस्यों के लिए, 16 या 10 सदस्यों के लिए। इनको नियुक्त करने के लिए चुनाव या निर्वाचन शब्द का चुनाव या निर्वाचन का उपयोग किया गया। और यहां से कौन सी पद्धति लागू हुई? यहां से निर्वाचन पद्धति लागू हुई। कौन सी पद्धति? निर्वाचन पद्धति लागू हुई। परंतु एक बात याद रखना है कि जब यह पद्धति लागू हुई उस समय चुनाव या निर्वाचन शब्द का उपयोग नहीं किया गया। इसके एवज में एक शब्द था मनोनीत। कौन शब्द था? मनोनीत। मनोनीत शब्द का उपयोग किया गया। तो समझ में आया कि चुनाव या निर्वाचन करवाया गया जिससे कि निर्वाचन पद्धति का उपयोग हुआ या इसकी शुरुआत हुई, परंतु चुनाव या निर्वाचन शब्द के स्थान पर मनोनीत शब्द का उपयोग किया गया। हमने जब ये शुरुआत किया था फंडामेंटल, तब हमने आपको बताया था कि हमारा जितना भी ये फंडामेंटल चालू कर रहे हैं, इसी में हमारा पूरा संविधान आपको दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? कि विधान परिषद कहां से आई? 1892 से आई। चुनाव या निर्वाचन पद्धति कहां से आई? 1892 से आई। मनोनीत कहां से आया? 1892 में आया। अब इसके बाद एक काम हुआ कि जब ये मनोनीत शब्द का उपयोग हुआ, सदस्यों की संख्या बढ़ गई। अब क्या हुआ कि संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। किस प्रणाली की शुरुआत हुई? संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। कहां से? यहां से या फिर यहां से। 1892 में विधान परिषद आया या केंद्रीय और प्रांतीय रूप में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई।
चुनाव और निर्वाचन शब्द के स्थान पर मनोनीत शब्द का उपयोग किया गया और जिससे संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। जाहिर सी बात, चुनाव हो रहा है तो दोनों की शुरुआत हुई। केंद्र स्तर पर संसदीय प्रणाली, राज्य स्तर पर विधान परिषद। ठीक, विधान परिषद के साथ साथ विधान मंडल भी। विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में लागू है? 6 राज्यों में लागू है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। और विधान मंडल कितने में है? सभी में है, मैक्सिमम सभी में है। अब संसदीय प्रणाली लागू हुई, इसके अतिरिक्त एक कार्य और किया गया। वो कार्य था कि जो इनके सदस्य थे वो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे और बजट पर अपने प्रस्ताव दे सकते थे। बजट पेश नहीं कर सकते थे परंतु उस पर अपना मत दे सकते थे कि सर इसमें ये करेक्शन किया जाए, इससे ये फायदा होगा, ये होगा। केवल मत दे सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे। तो क्या हुआ? अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। क्या था? अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था तथा बजट पर मत देने का अधिकार मिला। ये किसे मिला? अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर मत देना। जितने भी भारतीय सदस्य थे, देखो सोचने वाली बात यहां पर है कि क्या सर सभी को? नहीं। पहली बात तो यहां तक आते आते जितने भी परिषद में सदस्य थे वो 90 से 95% क्या हो चुके थे? भारतीय शामिल हो चुके थे। अब वहीं पर आता है कि अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर मत रखना, ये किसे दिया गया? ये केवल भारतीयों को दिया गया कि तुम केवल प्रश्न पूछ सकते हो, मत रख सकते हो, परंतु प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये अधिकार से भारतीयों को अभी भी वंचित रखा गया। अब यहाँ पर एक काम किया गया, जब ये हो गया तब भारतीयों ने कहा कि सर ऐसे नहीं बनेगा, हमको अधिक मत मतलब अधिक अधिकार चाहिए। और इसके लिए इन्होंने वहां विरोध करना शुरू हुआ। जैसे आजकल हम देखते हैं कि संसद में जब कोई मीटिंग होती है या कोई प्रस्ताव आता है तो थप्पा देखते हैं कि तो वो टेबल बजाते हैं हर बात पे और उसी पे हर बात में विरोध भी करते हैं। एक पक्ष विरोधी होता है, एक पक्ष उसका सहयोगी होता है। यहां से शुरुआत हुई। कहां से? 1892 से शुरुआत हुई। इन्होंने जब उसका विरोध किया तब जाके एक और अधिनियम आया, वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आइए बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909। हम इसकी बात करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम, जब यहां से भारतीय लोग संतुष्ट नहीं हुए और जब विरोध किया तब 1909 अधिनियम आया। इसमें इसी का विस्तार किया गया और कहा गया ठीक है जाओ तुम लोग कम से कम 16 और अधिकतम 60 सदस्य को नियुक्त कर सकते हो। मतलब भारतीयों को नहीं, वायसराय को यह अधिकार दिया गया। अब जब वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि कम से कम 10 अधिकतम 16 सदस्य नियुक्त कर सकते थे। हाँ, एक चीज और, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का एक अन्य नाम है, वो है मार्ले मिंटो अधिनियम। क्या है? मार्ले मिंटो अधिनियम। क्यों? उस समय भारत का जो भारत राज्य सचिव था, कौन था? मार्ले थे। लॉर्ड मार्ले भारत राज्य सचिव थे। कौन थे? भारत राज्य सचिव थे। जबकि मिंटो कौन थे? वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो वायसराय थे, लॉर्ड मार्ले भारत राज्य सचिव थे। इसीलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया। अब आती बात, सर क्या इसको जब ये लोग थे इसको इसलिए भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम कहा गया? अन्य में भी तो भारत राज्य सचिव और वायसराय थे, उसको क्यों नहीं कहा गया? तो उत्तर होगा कि हाँ, इस अधिनियम को बनाने वाले केवल यही थे। इनके इस अधिनियम को प्रस्ताव संसद द्वारा किया गया। किसकी? ब्रिटेन के संसद द्वारा, मतलब मंजूरी दी गई। लेकिन बनाया किसने था? मार्ले और मिंटो ने मिलकर बनाया था। इसलिए इस परिषद को क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम। समझ में आया? अब 60 और मतलब कम से कम 16 अधिकतम 60 सदस्यों की नियुक्ति की गई। अब इन्होंने इसमें वृद्धि की। किस चीज की? कि ठीक है जाओ
अब तुम कहा गया अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछ सकते हो। क्या बोला? अनुपूरक के साथ साथ और बजट प्रस्तुत कर सकते हो। अनुपूरक प्रश्न, बजट प्रस्तुत व पूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न, बजट प्रस्तुत व पूरक प्रश्न, इन पर अधिकार दिया गया, इस पर विस्तार किया गया और कहा गया कि तुम अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हो, अपने लिए बजट रख सकते हो और पूरक प्रश्न पूछ सकते हो। एक चीज याद रखना कि जब ये चीजें दी गई, इससे क्या हुआ? भारतीयों का अधिकार बढ़ा, परंतु इनके इस अधिकार को छीनने के लिए अंग्रेजों ने एक नई रणनीति अपना ली। वो नई रणनीति थी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व चालू कर दिया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या था? कि मुसलमानों की या मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम कर सकता है, सिखों का प्रतिनिधित्व केवल सिख कर सकते हैं, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व केवल हिंदू कर सकते हैं। कुछ समझ में आया? कि इसी अधिनियम को भारत परिषद अधिनियम 1909 को फूट डालो राज करो अधिनियम के नाम से भी जाना गया। क्यों? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सांप्रदायिक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई और इसीलिए इसे क्या कहा गया? इस अधिनियम को क्या कहा गया? फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो अधिनियम। समझ में कुछ आया? कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया, साथ साथ ये भी कह दिया कि तुम बजट भी प्रस्तुत कर सकते हो, बजट बना हुआ प्रस्तुत करो, तुम पर कोई भी रोक टोक नहीं है, तुम कितना भी बजट बना सकते हो, किसी भी चीज को लेकर बजट बना सकते हो। परंतु साथ साथ ये भी कर दिया कि सिखों का प्रतिनिधित्व केवल सिख कर सकते हैं, हिंदुओं का प्रतिनिधित्व केवल हिंदू कर सकते हैं और अंग्रेज मतलब मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व केवल मुस्लिम कर सकते हैं। अब इससे क्या हुआ कि फूट पड़नी शुरू हो गई। निर्वाचन व्यवस्था में जो शुरुआत किया था 61 में, इसमें और वृद्धि कर दिया। अब क्या हुआ कि जब ये चालू हुआ, क्या बजट प्रस्तुत कर सकते थे? नहीं, क्योंकि एक ही प्रांत से मान लो 2 सदस्य हैं, एक मुस्लिम है एक हिंदू है, अब दोनों को मिलकर बजट बनाना था। क्या दोनों मिलकर बजट कभी बना पाए? नहीं। इससे क्या हुआ? ये लोग अपने जो थे अंग्रेज लोग अपने उस पर तो अड़िग रहे कि हमने तो तुमको दे दिया, अब तुम नहीं बना पा रहे हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो आखिर में होता क्या था? जो बजट बनता था, बनाता कौन था? अंग्रेज बनाते थे। समझ में आया? अब इसके बाद एक पॉइंट और है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कि लॉर्ड मिंटो की जो परिषद थी उसमें एक भारतीय सदस्य आया, वो था एसपी सिन्हा। मिंटो की परिषद में ये कैसी परिषद थी? कार्यकारी परिषद थी। कौन सी परिषद थी? कार्यकारी परिषद थी। कैसी परिषद थी? कार्यकारी परिषद थी। मिंटो की परिषद में एक भारतीय सदस्य आया, उसका नाम था एसपी सिन्हा। एक चीज देखने वाली है यहां पर, ये पहला व्यक्ति है एसपी सिन्हा जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ। प्रथम सदस्य, प्रथम भारतीय सदस्य जो कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ, कौन था? एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा एक विधि सदस्य थे। कौन सदस्य थे? विधि सदस्य थे। याद रहे कि कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ प्रथम विधि सदस्य कौन था? लॉर्ड मैकाले। जबकि प्रथम भारतीय विधि सदस्य कौन था? एसपी सिन्हा। याद रहेगा? लिख देता हूं। ये कौन थे? विधि सदस्य थे। याद रहेगा? एक बार देख लेते हैं। हमारा ये दोनों समाप्त हो गए।
हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ये आया, तब 1861 का वृद्धि की गई और कहा गया तुम कम से कम 10 अधिकतम 16 सदस्यों को अपनी परिषद में शामिल कर सकते हो। इसके बाद केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद या विधान मंडल की शुरुआत हुई। अब इसको लागू करने के लिए चुनाव या निर्वाचन की व्यवस्था की गई, जिससे निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई। वहीं पर इन शब्दों का उपयोग ना करके मनोनीत शब्द का उपयोग किया गया, उम्मीद है याद रहेगा, जिससे संसदीय प्रणाली का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? संसदीय प्रणाली का जन्म हुआ। साथ ही साथ भारतीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने व बजट पर अपना मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। यहां तक तो सही चलता रहा, परंतु भारतीयों को यह पसंद नहीं आया। इन्होंने कहा कि नहीं, हमको बजट पर अधिकार दो ताकि हम बजट भी अपने अनुसार प्रस्तुत कर सकें। और इन्होंने इस अधिनियम का विरोध किया, जिसलिए 1892 में 1909 में एक और अधिनियम आया, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम या मार्लेमिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम था, वो था फूट डालो राज करो अधिनियम। क्यों? क्योंकि भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट प्रस्तुत करने या बजट बनाने, साथ ही साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। बात आती अनुपूरक प्रश्न क्या है सर, पूरक प्रश्न क्या है, इसके लिए इंतजार करो। हमारा जो सेशन आएगा उसमें हम पूरे सभी का एक साथ विस्तृत विवरण करेंगे, जहां आवश्यकता लगेगी हम बताते चलेंगे। अब साथ ही साथ जब ये दे दिया गया, और एक काम किया कि चलो हम इनको बांट देते, विभाजित कर देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम करेंगे, हिंदुओं का हिंदू, सिखों का सिख करेंगे, ईसाइयों का ईसाई करेंगे। अब इससे क्या हुआ कि जो बजट बन रहा था वो बनाना निष्क्रिय हो गया, क्योंकि आपस में लड़कर बजट नहीं बनाया जा सकता। इससे क्या हुआ, ये अधिकार भी किसके अधिकार में चला गया? बजट बनाने का अधिकार फिर चला गया अंग्रेजों की झोली में। इस कारण जो दिया था, अधिकार दिया था, वो अधिकार एक हिसाब से वापस छीन लिया। लेकिन इनके लोगों को नजरों में कि हमने तो तुमको अधिकार दिया था। अब साथ ही साथ सदस्य कितने थे? कम से कम 16, अधिकतम 60 सदस्य प्रदान किए गए। कार्यकारी परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य शामिल हुआ। यह प्रथम भारतीय सदस्य था जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ। इसके पहले जो हमने बताया था वो राज्य थे, ना कि सदस्य थे। अब यहाँ पर जो सदस्य शामिल हुआ वो था एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये एक विधिवेत्ता थे या विधि अधिकारी थे। पहला विधि भारतीय अधिकारी या प्रथम भारतीय विधि अधिकारी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या एसपी सिन्हा थे, जो भारत के वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल हुए। इनके अतिरिक्त प्रथम विधि अधिकारी या विधि सदस्य कौन था जो भारत की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ? लॉर्ड मैकाले। कब शामिल हुए थे? 1833 में शामिल हुए थे, याद रहेगा। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगाओ कि हाँ आपके इंफॉर्मेशन का कुछ है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, तभी हम आपको बेहतर चीजें उपलब्ध करा सकेंगे। हमारे आने वाले समय में हम आपको अन्य भी सब्जेक्ट दे रहे हैं, जैसे इंग्लिश दे रहे हैं। इंग्लिश आपको बहुत बेहतर पढ़ाई जाएगी। जीएस की गारंटी मैं लेता हूं कि आपकी जीएस से कोई भी प्रश्न छूटकर नहीं जाएगा। इंग्लिश सर हैं, पढ़ाएंगे, हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। आप इंतजार कीजिए, हो सकेगा तो सारे सब्जेक्ट अलग अलग करके पढ़ाए जाएंगे। मेरे 2 मोस्टली टॉपिक हैं, वो है जियोग्राफी और पॉलिटी। सो मैं पढ़ाऊंगा। अगर आवश्यकता लगी तो हम अन्य टीचर भी उपलब्ध कराएंगे। तब तक के लिए, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।